दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3 नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। इस अध्याय में आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जैसे नगर योजना, भवन निर्माण, देवी देवता, प्रमुख काम धंधे तथा व्यापार के बारे में। साथ ही इस अध्याय में आप मिस्र, क्रीट, मेसोपोटामिया तथा चीन की सभ्यता के काल एवं प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों अध्याय के अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ नगरों यानी शहरों में। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ अंतर भी होता है। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था और ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। दोस्तों विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। इसका कारण ये था कि नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए नदियों के किनारे होने से जलमार्ग सुलभ था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला और इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता और उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का काल या समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी खोज कैसे हुई तो सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। और इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी और हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों आप जान लीजिए कि हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे इन स्थलों की बहुलता के कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। यहाँ पर देखिए नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे और ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं और भारत में रोपड़ यानी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में और दायमाबाद महाराष्ट्र में इस सभ्यता से संबंधित मुख्य स्थल हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं क्या थीं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनका निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। वहाँ पर सड़कें चौड़ी थीं और छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थीं।
हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी और हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। यहाँ पर देखिए, नालियाँ साफ करते हुए मजदूरों को दर्शाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण किस तरह से किया जाता था? तो दोस्तों, उत्खनन में कई तरह की बड़ी-बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे-मोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन जो भवन थे उनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय और स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की समय रेखा को आप देख सकते हैं। 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1520 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है ये 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक यहाँ पर इस स्केल में इंडिकेट किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इमारत की दीवार देखिए, ऊंची दीवारें हैं। दीवारों में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी दीवारें पकी ईंटों से बनी हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्ठियाँ रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। और घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि उस समय भी लोग इतनी अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से रहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, घर घर कुआं, शौचालय और चहारदीवारी आप इस घर में नक्शे में इस तरह से देख सकते हैं। तो ये कल्पना की जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घर इसी तरह के रहे होंगे। यहाँ देखिए, खुदाई के दौरान जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसकी आकृति यहाँ पर दर्शाई गई है। सोचिए और बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? ये आपके लिए प्रश्न है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर विन्यास है, मकान निर्माण योजना, सड़कों नालियों की व्यवस्था और उनका व्यवस्थित जो खुदाई के दौरान जो उनका व्यवस्थित ढंग से उनका मिलना है, इससे ये लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे। अगला है कि शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? तो देखिए, भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी आपदा या आपातकाल के समय लोगों को भोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए जो है बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की आवश्यकता पड़ी होगी। और एक और बात है गोदाम में रखने के लिए ताकि अनाज सुरक्षित रह सके। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दोस्तों देखिए, हड़प्पा सभ्यता या नदी घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो भी हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से पता चलता है कि चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे और यहाँ के निवासी गेहूं, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब यानी पायल, बाली, अंगूठी प्रिय आभूषण थे और मनका बनाने का कारखाना चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी देवता कौन से थे? आप देख सकते हैं दोस्तों, बाएं हाथ पर बनी मूर्ति आप अगले पृष्ठ में देखेंगे। ये मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति है और पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है और उसके चारों तरफ कई जानवर बने हुए हैं। ये कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के एक देवता का चित्रांकन मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के देवता थे। इसके अलावा आप इस चित्र में मातृ देवी की प्रतिमा देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां, सांप की आकृतियां जैसी बनी मिलती हैं।
तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानिए कि पीपल की पत्तियाँ सांप की आकृतियाँ जैसी बनी मिली हैं, शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से कह नहीं सकते। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का धर्म की जो 4 मुख्य विशेषताएँ थीं, उनमें मातृशक्ति की पूजा, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। ऊपर बताई गई किन-किन चीज़ों को आज भी लोग मानते हैं, इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो चीज़ें थी, इनको मानने का कारण ये था कि लोग प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और वे इनका आदर सम्मान करते थे, क्योंकि प्रकृति से ही मनुष्य को जीवन के लिए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। काम धंधे, तो सोचिए पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो पत्थर का भाला घिस कर तैयार किया गया होगा, रगड़ कर और घिस कर। और जब लोग पत्थर से औजार और हथियार बना लेते थे, तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा? तो आप जान लीजिए धातु की चीज़ें ज़्यादा टिकाऊ और पैनी होती थीं, इसीलिए धातु की चीज़ें बनाना शुरू किया गया, क्योंकि पत्थर जो है भंगुर होता था और वो टूट भी सकता था, लेकिन धातु की चीज़ें नहीं टूटती थीं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ और उस तरह प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी के लोग ज़मीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने और गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। देखिए दोस्तों, कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिलाकर बनाई गई धातु है। आश्चर्य की बात यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद ये था कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थीं। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थीं, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे। और यहाँ पर देखिए, इस बैलगाड़ी में 2 बड़ी खोज छिपी है, एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। दोस्तों, आप सोच के बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक ज़रूरी चीज़ क्यों रही होगी? तो आप जानते हैं कि वस्तुओं और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और आप अपने पास किस किस काम में पहिए या चक्के का प्रयोग देखते हैं? तो पहिए का जो प्रयोग है आजकल हर जगह होता है, चाहे मशीनरी में, मोटर कारों में, हर जगह हर गाड़ियों में पहिए का प्रयोग होता है। दोस्तों, उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में जो है बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। और इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे, जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तनों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है और सेलखड़ी से बनी मूर्ति यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। वस्तु विनिमय, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। और वस्तु विनिमय क्या होती है? ये वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना और देना वस्तु विनिमय कहलाता है। व्यापार पर आइए देखते हैं। दोस्तों, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे, तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे, ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। और तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया यानी इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। यहाँ पर आप मुहरें देख सकते हैं, इस चित्र में दर्शाई गई हैं।
व्यापार से होने वाले लाभ क्या थे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, व्यापार से आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह आते हैं और दूसरे देशों और दूसरे स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। अतिरिक्त उत्पादन जो है, अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। लिखावट के बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख मिले हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है और खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति का लोथल क्षेत्र जो कि गुजरात में है, वहाँ से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं और इससे पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा, मोहरे और गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। नगरों का खत्म होना। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई होगी, इसके बारे में केवल अनुमान ही लगाए जाते हैं। आज से 4-5 हज़ार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इसके कई कारण हो सकते हैं: बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। दोस्तों, नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता के विशिष्ट दिन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने की और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो जानकारी और परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांतिप्रिय थे, क्योंकि वहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है और हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। शब्दावली, तो इस अध्याय से संबंधित शब्दावलियों को जान लेते हैं। सभ्यता, तो मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना, तो किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसको योजना कहते हैं। व्यापार, तो दोस्तों उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके, व्यापार कहा जाता है। और अगला शब्द है आपका शताब्दी। शताब्दी 100 वर्ष का समय होता है, जैसे 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के साथ कुछ विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनके बारे में आइए जान लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। तो आप देखिए दोस्तों, ये मेसोपोटामिया सभ्यता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता है। इसके अलावा मिस्र सभ्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। चीन की सभ्यता यहाँ पर है और क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सबसे पहले इसमें हम आइए मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई और जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। यहाँ पर देखिए, मछली के लिए प्रतीक जो है इस तरह से और क्यूनिफॉर्म चिन्ह मछली के लिए इस तरह से प्रयोग किए गए हैं। और देखिए, ये बैल के लिए सबसे पहले इस तरह के प्रतीक चिन्ह और
क्यूनिफॉर्म चिन्ह इस तरह से प्रयोग किए गए हैं। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई, जो वर्तमान में या आधुनिक इराक का क्षेत्र है। जिगुरत आप देख सकते हैं, जिगुरत जो है इस स्थल को कहते हैं, वह पवित्र स्थान जहाँ पर नगर का देवता निवास करता है उसे जिगुरत कहते थे। यह मंदिर में जाते हुए लोगों को दर्शाया गया है और ये जिगुरत लगभग 21 मीटर ऊंचा है। मिस्र की सभ्यता दोस्तों, मिस्र की सभ्यता की पहचान उसके पिरामिडों से होती है और मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास फैली थी। आप जान लीजिए कि मिस्र की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के दौरान इसका समय काल रहा है और मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शव को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं और इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था और इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। क्रीट सभ्यता दोस्तों, तो क्रीट सभ्यता ये महान द्वीप सभ्यता भी कही जाती है। इसका समय काल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। ये सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी और सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। चीन की सभ्यता के बारे में जानते हैं दोस्तों। चीन की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के समय काल में ही ये चीन की सभ्यता रही और ये सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है और साटन के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले चीन में शुरू किया और कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। यहाँ पर बर्तन आप देख सकते हैं। चीनी लोग कांसे के बने बर्तनों में भोजन करते थे और चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा बांस की बनी चीनी किताब आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये अध्याय जो है, हमने इस अध्याय में नदी घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता अध्याय में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको पढ़ लिया। अब आइए अभ्यास पर आते हैं, जो कि 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए दोस्तों, सही विकल्प जो है उस पर सही का निशान लगाना है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण, नगरी या अर्धनगरी? तो सही उत्तर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर बसे हुए थे किस तरह? आजकल के गांव की तरह, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार? तो उत्तर है, हड़प्पा कालीन नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसे हुए थे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। रोपण भारत के किस राज्य में है? तो रोपण भारत के पंजाब राज्य में है और कालीबंगा राजस्थान में है। व्यापार जो है किन शहरों के बीच होता था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इराक से प्राप्त मोहरों और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में समानता के कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार इराक से होता था। सही जोड़े बनाना है। आप देख सकते हैं, रोपण भारत के पंजाब में स्थित है। कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ से इस तरह से सही सुमेलन आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर बताना है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार कहाँ से होता था? तो मेसोपोटामिया या इराक से होता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है
व्यापार। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। और कौन सी सभ्यता नील नदी के वरदान के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता दोस्तों नील नदी की वरदान कही जाती है। और आप देखिए मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। तो आप इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इन स्थलों को मानचित्र में आप देखकर उसको याद करिएगा। टिप्पणी करना है देखिए हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना के बारे में। तो हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और दोस्तों जो है सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थीं और हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और इससे स्पष्ट है कि इस सभ्यता के लोग साफ सफाई और स्वच्छता में विश्वास करते थे। हड़प्पा कालीन व्यापार कैसा था? तो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थीं। ये विभिन्न आकार और प्रकार की हैं और इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि हड़प्पा कालीन जो व्यापार था वो कई देशों से होता था। हड़प्पा कालीन रहन सहन के बारे में तो चावल, गेहूं, जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। और ऊंचे कंधों वाले या कुबड़ वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू जानवरों में थे। हड़प्पा कालीन देवी देवता। तो हड़प्पावासी मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे और मातृ देवी की एक मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र मिला है। उसके तरफ कई जानवर बने हैं। और सिंधुवासियों में पशुपति शिव की पूजा प्रचलित थी। और आप जान लीजिए कि और इसके अलावा ये वृक्षों और अन्य जानवरों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी के नगरों। देखिए सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला और हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। और इससे पता चला कि ये एक नगरीय सभ्यता का अवशेष है। और इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज बढ़ी और भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में कई नगर बसे हुए मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने में कई कारण हो सकते हैं। बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है? तो इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। पहला तो खेती के लिए पानी की उपलब्धता। इसके अलावा जो है नदियों के किनारे जो है व्यापार और यातायात आवागमन आसान था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और उससे जो निर्मित वस्तुएं थीं उससे जो है उससे नदियों के रहने से बहुत ही आसानी हुई। नदियों से पीने के लिए पानी, फसलों की सिंचाई के लिए जो है जल और पौधे और पशु पक्षियों के लिए भी जो है जल की उपलब्धता थी। इसीलिए सभी नदी घाटियों में या सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है। यहाँ पर आइए देखिए पूरी तालिका आपको भरनी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे? तो ये दजला फरात, याद रखिएगा दजला फरात नदी के किनारे। और यहाँ क्या मुख्य योगदान जिगुरत, बीजगणित और रेखा गणित है। जिगुरत। मिस्र की सभ्यता तो ये नील नदी के किनारे विकसित हुई है। और पिरामिड दोस्तों पिरामिड जो है वो मिस्र सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन है। पिरामिड
क्रीट सभ्यता, तो क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। और जलयान और चित्रकारी यहाँ की जो है मुख्य योगदान रहा। जलयानों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। चीन की सभ्यता तो आप जानते हैं, हुआंगहो और यांग टीसीक्यांग नदी के किनारे चीन सभ्यता विकसित हुई। और लेखन कला और कागज़ का निर्माण चीन सभ्यता की प्रमुख देन है। और हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। ये एक नगरीय सभ्यता थी। और दुनिया को कपास की खेती का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। अगला प्रश्न और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है कि सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाले मोहरों के बारे में 4 बातें बताइए। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो इसके शहरों से मोहरें मिली हैं उस पर आदमी, जानवर, पौधों और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। और एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद ये पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाले मुहरों पर कई प्रकार की आकृतियों और चित्रों का अंकन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3, नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसमें आपने विस्तार से हड़प्पा सभ्यता और तत्कालीन अन्य सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट और चीन की सभ्यता के बारे में जाना, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 6वीं कक्षा के विद्यार्थी इस अध्याय को आसानी से पढ़कर समझ लेंगे और अभ्यास प्रश्न जो हमने सॉल्व कराए हैं उनको आप नोट करते चलेंगे, तो आपको एग्जाम टाइम रिवीजन में आसानी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।